हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रिंस। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्डर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो आज पार्ट 3 है क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हीट का रिएक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, हीट क्या क्या काम करता है रिएक्शन में, कोरोजन, रैंसिडिटी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में, जो कि इस चैप्टर का सबसे एंड टॉपिक है, वो पढ़ेंगे, जो कि है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहला टॉपिक है ये केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब होता क्या है? देखो, ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो, कंपेयर टू अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि मान के चलो ये ए, ठीक है, ये एक एक एलिमेंट है, ये बी एक एलिमेंट है, ये सी एक एलिमेंट है। ये दोनों एक कंपाउंड बनाया है। ठीक, देखो ए जो है, अगर वो बी से ज्यादा रिएक्टिव, ए जो अगर बी से ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हिसाब से ए है वो बी को रिप्लेस कर देगा और ए सी के साथ कंपाउंड बना देगा। तो फिर रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ए सी प्लस बी। जो ए है वो बी को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ए है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब ये रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव हम लोग कैसे समझें, कैसे याद करें? तो जो मेरे पास साइंस का टेक्स्ट बुक है, उसके पेज नंबर 45 में एक रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, जिसका सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और सबसे नीचे सबसे लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। उसको जाकर याद कर लेना तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा कौन सा ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा लो रिएक्टिव एलिमेंट है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हो जाएगा रिएक्शन in which are more reactive element replaces a less reactive element। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा रिएक्शन जिसे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, वैसा ही रिएक्शन हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो तो समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल जो कि दिया हुआ तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, उसको देख लेते हैं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का।
देखो, तो जो एग्जांपल दिया है उसमें दिया हुआ है कि एक आयरन है जो कि कॉपर सल्फेट के, एक आयरन है जो कि सॉलिड के फॉर्म में, ठीक, वो कॉपर सल्फेट के जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाके मिलता है, बल्कि रिएक्ट किया जाता है। और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कौन से कलर में होता है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जब ये लोग रिएक्ट करता है, जो इसमें है, जो Fe आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर जो आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो फिर इसका जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है FeSO4, जो कि एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है और बन जाता है कॉपर। कॉपर बन जाता है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आयरन है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर, जो कि आयरन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो जो कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हेतु जो आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस कर दिया और क्या बनाया? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन कलर क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन कलर होता है लाइट ग्रीन, ठीक है। और जो कॉपर बना उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। इतना जो समझ आया, इतना क्लियर है। चलो, अब इसी रिएक्शन के साथ यही एक एग्जांपल दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, इसके साथ डिस्टिलेशन रिएक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब डिस्टिलेशन रिएक्शन थर्ड टाइप था, और केमिकल रिएक्शन के चार टोटल टाइप है, याद तो होगा। पहला तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी पढ़े, और चौथा जो भी पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी जा रहे हैं पढ़ने। डबल रिएक्शन, देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, जिसकी एक पॉजिटिव नेगेटिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव कंपाउंड, दोनों ठीक है, दोनों को हम लोग लेंगे, दोनों रिएक्ट आए, जो इसका पॉजिटिव था उसका इसका नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, जो इसका नेगेटिव था उसका पॉजिटिव से हो जाएगा। इसलिए मान के चलो ए बी एक कंपाउंड है, एक पॉजिटिव आया बी नेगेटिव आया, ठीक, रिएक्ट करा है हम लोग सी डी के साथ, सी पॉजिटिव आया बी नेगेटिव आया, ठीक है। तो अगर हम लोग ये दोनों को रिएक्ट करवाए तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा ए डी और सी बी। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और उसके साथ साथ सी पॉजिटिव बी नेगेटिव। देखो, यहाँ जो ए प्लस आया था वो डी माइनस आयन को ले लिया, या जो सी प्लस आया था वो डी माइनस आयन को ले लिया, जो ए और सी है वो दोनों का एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे ए बी था तो सी बी हो गया, सी डी हो गया, तो आयन का एक्सचेंज हो गया। ऐसा टाइप का रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाए, उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब इसका डेफिनेशन देखते हैं।
इसका डेफिनेशन उतना बड़ा नहीं है, सिंपल सा लिख दो। फिर डेफिनेशन ये सब बहुत कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो बस लिख देना टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन which exchange of ions take take place। बस ऐसा टाइप का रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इतना क्लियर है? अब डबल डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, वो रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, बेरियम क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक, और वो दोनों रिएक्ट करके फॉर्म करता है BaSO4 बेरियम सल्फेट, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म होता है, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट बनता है, वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम गौर करना, तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव आयन है, सल्फेट नेगेटिव नेगेटिव आयन, बेरियम पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सोडियम है वो क्लोराइड को ले लिया अपने साथ, और जो सल्फेट है वो बेरियम है, वो सल्फर को ले लिया अपने साथ। यहाँ क्या हो रहा है? आयंस के एक्सचेंज। ठीक है, और फॉर्म कर दिया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, ये दोनों कलर कलर दे सकता है। ठीक, और ये जो बेरियम सल्फेट है, ये जो फॉर्म हुआ पीपीटी के फॉर्म में, इसका कलर हो जाता है व्हाइट कलर, ये व्हाइटिंग कलर रहता है। ठीक, अब इस रिएक्शन का क्या ऑब्जर्वेशन, तो इस रिएक्शन हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, इधर देखो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में क्या कर सकते हैं? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन तो है, और उसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक ऐसा टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें दो एक्वस सॉल्यूशन मिलके एक प्रेसिपिटेट बना, या एक्वस सॉल्यूशन तो है पर प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। तो जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिलके एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड precipitate रिएक्शन। तुम ये भी लिख सकते हो कि जो बेरियम सल्फेट है वो व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ, वो भी एक ऑब्जर्वेशन है, वो भी तुम लिख सकते हो। पर अगर 2 मार्क का पूछा जाए ऑब्जर्वेशन रिएक्शन क्या क्या होगा, तो फिर वही दोनों लिख देना। ठीक है,
तब इसका एक और एग्जांपल दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो दो एग्जांपल दिए हुए हैं, उसमें से एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड का। और ये देखो, ये दोनों जो है वो कलरलेस रहता है, ठीक। और ये यहाँ पे देखो तुम, ये जो लीड है ये पॉजिटिव आया है, और जो नाइट्रेट है वो नेगेटिव आया है। यहाँ पे जो पोटेशियम है वो पॉजिटिव आया है, और जो आयोडाइड है वो नेगेटिव आया है, ठीक है। इसमें अगर तुम डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन समझ गए होगे, तुम इसका प्रोडक्ट खुद से फॉर्म कर सकते हो। अगर तुम्हें डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन समझ में आया होगा तो तुम इस रिएक्शन का प्रोडक्ट खुद से फॉर्म कर सकते हो। फॉर्म कर लिए होगे आप, तो ठीक है। देखो, इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है लीड आयोडाइड, उसके साथ साथ फॉर्म होता है लीड आयोडाइड, जो कि साथ साथ फॉर्म होता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या फॉर्म होता है? KNO3, जो कि यहाँ पे ये दोनों जो है ना, ये दोनों भी एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये दोनों भी एक्वस सॉल्यूशन से ही लिया गया है। तो देखो, ये तो हो गया डबल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखो, हाँ, जो बोलना भूल गया, ये जो लीड आयोडाइड है जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, वो येलो कलर में फॉर्म होता है, ठीक। इसका कलर क्या होता है? येलो, ठीक। तब इसमें हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? इसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। दूसरा ऑब्जर्व कर सकते हैं डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे दो एक्वस सॉल्यूशन मिलके एक प्रेसिपिटेट बना रहा है। इसका मतलब क्या? सही समझे आप, ये रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। और तीसरा तीसरा ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो येलो कलर में बन रहा है, ठीक है। ये तीन ऑब्जर्वेशन तुम लिख लेना, ठीक। मैं आगे लिखने जा रहा हूँ, तुम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बेटा तो पिछले एग्जाम्पल से पता चल गया और कैसे ऑब्जर्वेशन लिखना रहता है। देखो, यही दो एग्जाम्पल दिया हुआ था तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन, ठीक। तो इसी के साथ तुम्हारा डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन खत्म हो जाता है। अब डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन के बाद हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले वो होती है हीट रिएक्शन। हीट रिएक्शन में क्या क्या करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे यूज होता है, ठीक। हीट इन रिएक्शन, तो देखो, जो हीट है उसके बेसिस पे रिएक्शन को दो टाइप में हम लोग को डिवाइड किया, ठीक है। पहला सॉरी पहला है एक्सोथर्मिक, दूसरा है एंडोथर्मिक, ठीक है। पहला कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। और याद रखना, जो ये दोनों है इसको हम लोग
हीट के बेसिस पर रिएक्शन को डिवाइड किए, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये किस टाइप का रिएक्शन होता है? इसका एक तो देखो इसमें ये होता है, हम लोग एक रिएक्टेंट ली ए और बी, ठीक है, ठीक। अब ए और बी प्रोडक्ट फॉर्म किया, ए बी, ठीक। इसके साथ साथ अगर ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो, उसके साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज हो या कोई भी टाइप का एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी लिख देते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखो, जैसे कि तुम देखो रेस्पिरेशन, जो तुम रेस्पायर करते हो, जो तुम रेस्पिरेशन करते हो, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस करते हो, उस प्रोसेस में उस रिएक्शन को भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होता है, ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होता है, और इन लोग फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसके साथ साथ फॉर्म करता है एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला तुमको याद है, देख लो यहाँ पे C6H12O6, ये ग्लूकोज, ये जो फॉर्मूला है ये तुमको चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस में ही पढ़ना है, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी याद करो या चैप्टर 5 में याद करो, जब भी तुम्हें याद करना कर सकते हो, पर अभी याद करो ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। जो रेस्पिरेशन है उसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंडर ही डाला जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, ये सब का जब तुम डिकम्पोजिशन करते हो, डिकम्पोस्ट करते हो, उसमें भी एनर्जी का रिलीज होता है, तो उसको भी हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या आता है? ऐसा रिएक्शन जिसको तुम हीट को यूज कर रहे हो या किसी भी टाइप के एनर्जी को यूज कर रहे हो प्रोडक्ट फॉर्म करवाने के लिए, जैसे कोई तुम रिएक्टेंट ली, उसमें कोई तुम एनर्जी को यूज की ताकि प्रोडक्ट फॉर्म, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि कोई तुम एक रिएक्टेंट लिए ए बी, ठीक, इसको तुम हीट एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, या फिर ये सिंबल बना दिया, ये सिंबल का मतलब हीट होता है, ठीक। ए बी कोई रिएक्टेंट ली, उसको हम हीट दिए और ये रिएक्टेंट फॉर्म किया ए और बी, ठीक। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी एनर्जी को हम लोग उस प्रोसेस में डाल रहे हैं ताकि प्रोडक्ट फॉर्म हो, उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कोई एग्जांपल देख लो, जैसे कि होता है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फर क्रिस्टल। फेरस सल्फर क्रिस्टल का अगर तुम डिकम्पोजिशन करोगे तो इसमें एनर्जी यूज होता है प्रोडक्ट फॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। ऐसे दो तीन और एग्जांपल है, वो तुम टेक्स्ट बुक से देख लेना, ठीक। क्योंकि ये सब एग्जांपल बस एक बार पढ़ने के लिए है, बाकी फिर तुम उतना ध्यान मत देना।
बस देख लेना एक बार बस। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हीटिंग रिएक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नहीं, दोनों साथ में देखें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा टाइप का रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ठीक। जैसे कि कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गेन हुआ, ठीक। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एक और उसमें होता है कि जब जिस प्रोसेस में रिएक्ट प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का लॉस हुआ, जैसे कि रिएक्टर में हाइड्रोजन था, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का लॉस हुआ, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जिसमें कि हाइड्रोजन का गेन और ऑक्सीजन का लॉस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल देख लो। अब देखो हम लोग ये है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक, जो कि मिलके फॉर्म हुआ जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड, ठीक। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जिंक के पास है, ठीक। और यहाँ पे जिंक क्या हुआ, ऑक्सीजन लॉस हो गया यहाँ पे देखो। ठीक है, जिंक यहाँ पे है और यहाँ पे भी जिंक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन लॉस हुआ, ठीक। ऑक्सीजन लॉस हुआ, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे देखो नहीं, ऑक्सीजन लॉस हुआ तो यहाँ बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हुआ, ठीक, इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन। अब यहाँ पे चार टाइप, चार चीज है जो देखना पड़ेगा। देखो यार, जैसे होता है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, होता है फिर एक और रेड्यूस सब्सटेंस, उसके बाद होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देखो जो सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ठीक है, और हमेशा देख लो प्रोडक्ट से ही लेना है कि प्रोडक्ट से ही, मतलब रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट में क्या हुआ है। यहाँ पे रिएक्टेंट है जिंक ऑक्साइड और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन लॉस हुआ। ये नहीं कि जिंक यहाँ पे प्रोडक्ट में, यहाँ पे रिएक्टेंट लेता हो कि ऑक्सीजन यहाँ गेन हुआ है, ऐसा नहीं करना है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो गया उसको हम लोग को देखना है, ठीक। यहाँ देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे जिंक बना, ऑक्सीजन क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन लॉस या हाइड्रोजन गेन हो उस टाइप के सब्सटेंस को लोग बोलते हैं रिड्यूस सब्सटेंस, ठीक। और ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन गेन या हाइड्रोजन लॉस हो उस टाइप का लोग सब्सटेंस बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस टाइप के सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, तो इसने कार्बन को दे दिया एक ऑक्सीजन, ठीक है। जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन है जिंक ऑक्साइड पास, इसने कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन को ऑक्सीजन दिया, तो उसने जाके फिर फॉर्म किया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन है और वो दूसरे सब्सटेंस को दिया, सिंपल समझ लो, जो रिड्यूस सब्सटेंस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखो ये रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, जिंक ऑक्साइड, ठीक। जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन कार्बन को दिया, मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन दे रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन ने जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन लिया, जिसने ऑक्सीजन लिया या हाइड्रोजन दिया उसको हम रेडिएशन एजेंट बोलेंगे, और जिसने ऑक्सीजन दिया या हाइड्रोजन लिया उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। कार्बन ने ऑक्सीजन लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, इसलिए इसको हम रेडिएशन एजेंट बोलेंगे। इतना अगर झोलमा समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल से याद रख लेना, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस सब्सटेंस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या फिर ये रिड्यूस सब्सटेंस है मतलब यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है मतलब यही रिड्यूसिंग एजेंट है। बस बस वो ये याद रखना है कौन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है कौन रिड्यूस सब्सटेंस है। ये कैसे याद रखना, जिस पास ऑक्सीजन है जो दे रहा है या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में इसके पास ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीजन इस पास हटाने हट गया है। यहाँ पे इस पास ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, मतलब गेन हो गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, बस यही याद रखना है, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आया तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक। अब इसमें एक और रिएक्शन आता है, इसमें एक और रिएक्शन आता है जिसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा टाइप का रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस दोनों प्रेजेंट हो, मतलब कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, कैसे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, और ये रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस भी है रिड्यूस सब्सटेंस भी, ठीक है। ऐसा ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यही यही टॉपिक खत्म होता है, ठीक। अब दूसरे आगे बढ़ते जो कि है कोरोजन और एसिडिटी। कोरोजन और एसिडिटी बहुत छोटा टॉपिक है, वो भी तुरंत कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखो कोरोजन, तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस को हम बोलते हैं जिस प्रोसेस में एक मेटल को अगर कोई मॉइस्चर या एसिड या फिर कोई भी सराउंडिंग चीज अगर उसको अटैक कर दे और वो थोड़ा खराब हो जाए, उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझो, ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल कोई भी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से अटैक हो जाए या फिर खराब हो जाए, उससे कांटेक्ट में आने के बाद उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखो, व्हेन a
metal is attacked by any substance around it, is attacked by any substance in its surroundings, or from it, its surroundings, and corroded, then type of process is called corrosion. ठीक है, जब कोई मेटल किसी भी सब्सटेंस जो कि उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट हो उससे अटैक हो जाए और अटैक होने में कोरोड हो जाए या खराब हो जाए, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, कोरोजन समझ में आ गया। कोरोजन इतना ही था बस। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस पे जो कि होता है रैसिडिटी। अब देखो रैसिडिटी क्या होता है। तो रैसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में फैट कंटेनिंग फूड, याद रखना फैट कंटेनिंग फूड जब एयर के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तब अगर उसका स्मेल टेस्ट खराब हो जाए, तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रैसिडिटी बोलते हैं। फिर से, अगर एक फैट कंटेनिंग फूड एयर के कांटेक्ट में आ जाए या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए और उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैसिडिटी। और रैसिडिटी होने के बाद उस जो फूड होगा उसका टेस्ट स्मेल थोड़ा सा खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, व्हेन a fat containing fat containing food comes in contact with air and its smell and taste changes, then that process is
called rancidity. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फैट कंटेनिंग फूड अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाए और उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाए तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। तो देखो, रैंसिडिटी समझ में आ गया। अब इसका उपाय क्या है, इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, मिल्क फूड इसको कैसे बचा सकते हैं। और हाँ, जो कोरोजन था उसका भी उसको ही मेटल से बचाया जा सकता है, करोड़ होने से, मेटल करोड़ होने से बचाया जा सकता है। तो मेटल करोड़ होने से बचाने के लिए हम लोग उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, जैसे कि देखते हैं ना कहीं सिल्वर कोटिंग हो जाता है, इसी टाइप का कोटिंग कर देते हैं जिससे कि मेटल खराब ना हो ऑक्सीजन कांटेक्ट में आने से, वाटर मॉइस्चर कांटेक्ट में आने से खराब ना हो। उसी तरह रैंसिडिटी के प्रोसेस से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फूड का टेस्ट और स्मेल खराब ना हो। तो प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, तो देखो प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है। पहला हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। देखो, अगर तुम फ्रिज में कोई फैट कंटेनिंग फूड को रख दोगे तो उसमें ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो वो जो फूड होगा वो एसिडिटी के प्रोसेस से बच जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, पहला तो हो गया रेफ्रिजरेटर। दूसरा हो जाएगा एयर टाइट कंटेनर। अगर तुम किसी एयर टाइट कंटेनर में फूड को रख दो तो उसमें ना ही कोई एयर घुसेगा, ना ही ऑक्सीडेशन होने का चांसेस रहेगा, और ना ही फूड में एसिडिटी होगा, और फूड हमारा सेफ और सिक्योर रहेगा। तो दूसरा प्रिपरेशन है एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, अब तीसरा है, तीसरा लिखूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ। तीसरा होता है, जैसे कि तुमने चिप्स ये सब तो खाया होगा, चिप्स, मिक्सचर, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, ये सब तो खाया होगा। ये सब कभी सोचा है तुमने कि ये सब तो कितना दिनों तक रहता है और उसमें फैट भी है, तब पर वो खराब क्यों नहीं होता है। तो जो वो चिप्स ये सब रहता है, तो वो जो कंटेनर रहता है उसके अंदर नाइट्रोजन भर दिया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के भरने से जो ऑक्सीडेशन होता है वो नहीं होता है। ठीक, उसी कारण जो वो फूड रहता है वो उतना दिन तक बचा हुआ रहता है, उसमें एसिडिटी नहीं होता है। और जब तुम फाड़ के खाते हो तो उस टाइम उसका टेस्ट और स्मेल वैसा कहीं वैसे रहता है जब वो फैक्ट्री में बना था उसी तरह। ठीक है, एसिडिटी की समझ में आ गया, प्रिवेंशन समझ में आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत बार पढ़ा है। पहले केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। ऐसा चेंज जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व हो, जिसमें किसी टाइप का रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन, उस टाइप के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो क्या लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व। ठीक है, ये तो क्या पहला पॉइंट कि कैसे हम लोग जान सकते केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
दूसरा पॉइंट हो सकता है कि ऐसा चेंज जिसमें नए नए केमिकल्स फॉर्म हो, ठीक है, ऐसा चेंज जिसमें नए नए केमिकल्स फॉर्म हो या नया कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, उस टाइप के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। क्या लिख सकते हैं, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। और देखो, जो केमिकल चेंज होता है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल चेंज हुआ, फिर उसको उसके फॉर्म में जो उसका पास्ट फॉर्म था जिससे चेंज हुआ, उस फॉर्म में हम लोग नहीं ला सकते। तो ये ऐसा चेंज होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, इरिवर्सिबल। ठीक है, ये 3 पॉइंट से तुम जान सकते हो कि वो चेंज केमिकल चेंज है कि नहीं है। अब ऐसा कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे कि हो जाएगा बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड। उसके बाद फिर उसके बाद फिर जो हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी टाइप के और बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उस टाइप को तुम अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हो, डेली लाइफ के बेसिस पे। ये 3 पॉइंट बस तुमको याद रखना, इससे तुमको पता चल जाएगा कि चेंज केमिकल चेंज है कि नहीं। अब केमिकल चेंज हो गया, अब बचा है फिजिकल चेंज। अब आता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। ठीक है, ऐसा चेंज जिसमें नो केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। अगर तुम एक पेपर को फाड़ोगे, जैसे कि देखो, अगर तुम ये पेपर को फाड़ोगे, क्या नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, क्या कोई केमिकल रिएक्शन इससे यूज हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। अब लास्ट पॉइंट क्या होता है, रिवर्सिबल होता है ये चीज। देखो, इस पेपर को तुम ग्लू से भी चिपका सकते हो, या फिर तुम इसको अगर तुम रिसाइकल करने दे दोगे तो ये पूरा फिर से तुम ये नया बन के आ जाएगा। ठीक है, ये जो हम चेंज किया, ये फाड़ा, यहाँ पे देखो, ये फाड़ा, क्या इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, नहीं हुआ। क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस हुआ, पेज था, पेज ये था। रिवर्सिबल, हाँ है रिवर्सिबल, पर अभी नहीं कर सकता मैं। रिवर्सिबल है, पर उसके लिए जहाँ पे हो सकता है वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज बस ये होता है। अब इसका एग्जांपल, वो तो पेपर का फाड़ना हो गया, कुछ और, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स,
एक और एग्जांपल क्या दूँ? हाँ, आइस चेंज इनटू वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि जो आइस है वो वाटर में चेंज हो रहा है, तो उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। भाई, आइस भी H2 है, वाटर भी H2 होगा, ठीक, बस इसका फॉर्म चेंज हो रहा है। रिवर्सिबल, हाँ, वाटर साइज बनाया जा सकता है, तो उसको ठंडा कर दोगे तो केमिकल रिएक्शन कोई फॉर्म नहीं हो रहा है, बस इसको गर्म दे तो कर दो, रूम टेम्परेचर लेता हूँ, वाटर में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज भी कंप्लीट हो गया है। फिजिकल चेंज कंप्लीट। अब क्या? अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक मेरे साथ रहा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको समझ में आया जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, तो एक थम्स अप आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मैंने पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने नया नया ही चैनल स्टार्ट किया है, मुझे पता नहीं कैसा लगता होगा, कैसे पढ़ाया जाता होगा, कैसे आपको महसूस होता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 था, तीनों का तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोग कंप्लीट हो गया, क्लास 10 चैप्टर 1। अब अगला जो टॉपिक है, जो अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1, जो कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वो भी मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट कर देने की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं पता चले कि आ, बहुत अच्छा लगता है अगर कोई लिखता है तो उसी के साथ थैंक यू।